हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एबीसी ऑफ कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको सारे पार्ट्स मिलेंगे, तो आप वहाँ से उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं। ओके, तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स की कुछ बेसिक टर्म जो अब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, यूज़ करेंगे हम उन टर्म्स को। तो उन टर्म्स का मीनिंग क्या है, आज की इस वीडियो में हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा पार्ट 1 है। कुछ टर्म्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके अलावा कुछ रह जाएंगी वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट टर्म है हमारी कैपिटल। तो कैपिटल क्या होती है? अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द बिजनेस। मतलब कोई ऐसा अमाउंट जो बिजनेस का ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर स्टार्टिंग में, या फिर बिजनेस की आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए अगर वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस के अंदर, तो वो उसकी कैपिटल होती है। अब वो इन्वेस्टमेंट कैश में भी कर सकता है, या फिर कुछ गुड्स भी ला सकता है, या फिर कोई असेट भी लेके आ सकता है। ओके, तो ये सब जो है कैपिटल मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है मिस्टर ए, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है और वो स्टार्टिंग में एक एज अ कैपिटल कुछ चीज़ें लेके आया है। एग्जाम्पल के लिए वो कैश लेकर आया 1 लाख रुपीज़ का, तो ये कैपिटल मानी जाएगी। इसके अलावा अगर वो कोई फर्नीचर लेके आता है, 80,000 का फर्नीचर लेके आया, तो ये भी कैपिटल है। लैपटॉप लेकर आया वो बिज़नेस यूज़ के लिए, तो ये 50,000 का, तो ये भी कैपिटल मानी जाएगी। मतलब मनी या मनी वर्थ अगर वो लेकर आ रहा है बिज़नेस में, तो वो बिज़नेस के लिए कैपिटल है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है? कोई भी अमाउंट कैश में या फिर गुड्स में अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर रहा है, मतलब, या फिर हम कह सकते हैं अगर वो बिज़नेस फंड यूज़ कर रहा है, बिज़नेस में से कैश यूज़ कर रहा है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, तो वो हम ड्राइंग कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मिस्टर ए है जो कि बिज़नेस का ऑनर है, उसने अपने एक फ्रेंड को गिफ्ट दिया 50,000 का बिज़नेस का कैश यूज़ करके। तो ये उसके लिए ड्राइंग है, क्योंकि उसने अपना खुद का पर्सनल खर्चा किया है, बिज़नेस का उसके ऊपर फ़र्क पड़ा, बिज़नेस का जो कैश है वो कम हुआ। तो इसको हम किस टर्म से डिनोट करते हैं? इसको हम ड्राइंग के नाम से डिनोट करते हैं, जिसका जो उसने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कैश यूज़ किया है। इसके अलावा जैसे उसने जो बिज़नेस का लैपटॉप है, अब लैपटॉप उसने दिया अपने बेटे को पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये मतलब बिज़नेस की असेट हो गई जो उसने अपने मतलब बेटे को दे दी उसके पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये भी ड्राइंग में माना जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है गुड्स। अब गुड्स हमने ऊपर भी यूज़ किया कि मतलब कोई भी कैश या फिर गुड्स अगर वो विड्रॉ कर रहा है, तो गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो हम परचेज कर रहे हैं रीसेल करने के पर्पज़ से। मतलब हम उनको दोबारा बेचेंगे, या फिर अगर हम उनको ख़रीद रहे हैं, मतलब एज अ रॉ मटेरियल हम उनको ख़रीद रहे हैं, फिर उनसे हम फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर उनको बेचेंगे, तो उसको हम कहेंगे गुड्स जो हमने रीसेल। फॉर एग्जांपल के लिए, अब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि किस कंपनी के लिए कौन सी गुड्स मानी जाएंगी, मतलब कौन सी चीज़ें वो रीसेल करने के लिए ख़रीद रही है। अब कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब जो परचेज तो ये बहुत सारी चीज़ें करेगी, बट सारी रीसेल करने के लिए थोड़ी ना करेगी। अगर एग्जाम्पल के लिए ये परचेज कर रही है रॉ क्लॉथ, तो ये इसके लिए रॉ मटेरियल है। अब इससे आगे ये फिनिश प्रोडक्ट अपना बनाएगी, मतलब एक पूरी ड्रेस तैयार करेगी, उसके बाद उसको बेचेगी। तो इनडायरेक्टली इसने ये जो रॉ क्लॉथ ख़रीदा, ये रीसेल करने के लिए तो ख़रीदा है बाद में, तो ये इसके लिए गुड्स हैं। अब इसके अलावा जैसे एग्जांपल के लिए एक कोई फर्नीचर डीलर कंपनी है, अगर यही कोई गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कोई फर्नीचर ख़रीदती, तो ये उसके लिए गुड्स नहीं होती। ओके, अगर कोई फर्नीचर डीलर कंपनी है, फर्नीचर में डील करती है, ख़रीदती है, बेचती है, अगर उसने कोई चेयर टेबल या फिर कोई भी ऐसा फर्नीचर का आइटम ख़रीदा है, तो वो उसके लिए गुड्स है।
ओके अगर वो कोई क्लोथ खरीद रही है तो वो उसके लिए गुड्स नहीं है, वो उसके लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए करेगी या किसी भी पर्पज़ से अगर वो खरीद रही है तो वो उसके लिए गुड्स कंसिडर नहीं करी जाएंगी। यहाँ पर मेन उसके लिए गुड्स होंगी जो उसका फर्नीचर, चेयर्स, टेबल्स जो वो खरीद रही है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है असेट्स। अब असेट्स क्या होती है? कोई भी वो चीज़ जो बिजनेस के पास उसकी ऑनरशिप है, मतलब बिजनेस के पास पूरा पूरा राइट है कि वो उसको यूज़ कर सकती है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे भी यूज़ करे या ना करे या फिर किसी भी तरीके से यूज़ करे, तो वो उसके लिए असेट होगी। और जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट उस बिज़नेस को मिलेगा, या फिर अभी प्रेजेंट में या फिर आगे आने वाले फ्यूचर में उसका कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे असेट, जिसकी ऑनरशिप हमारे पास है, हम उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और फ्यूचर में हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है। ओके अब बहुत सारे टाइप्स की असेट होती हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है नॉन करंट या फिर फिक्स्ड असेट्स। तो ये वो असेट्स होती हैं जिनको हम रीसेल करने के पर्पस से नहीं खरीद रहे, जिनको हम अपने बिजनेस में बहुत ही लंबे टाइम के लिए यूज़ करने वाले हैं, जैसे 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। तो मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर हम अपने बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स मानी जाती है, या फिर हम उसको कैश में 1 साल के बाद कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो ये होंगी हमारी फिक्स्ड एसेट। उसके बाद आती है करंट एसेट्स, जो जस्ट इसका अपोजिट होती है, जिसको हम अपने बिजनेस में शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो होगी करंट एसेट्स, जिसको हम इजीली विद इन अ ईयर इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम उसको खरीद ही रहे हैं दोबारा बेचने के पर्पज़ से। जैसे एग्जांपल के लिए कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट, सारी चीज़ें करंट एसेट्स में आएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है, नेक्स्ट असेट आती है फिक्टिशियस असेट। अब फिक्टिशियस का मतलब होता है नॉट रियल। तो एक्चुअल में ये हमारे लिए असेट्स नहीं है, ये हमारे लिए एक्चुअल में एसेट्स नहीं है, ये एक्चुअल में बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो फिक्टिशियस असेट्स आर नॉट रियल असेट्स, लेकिन फिर भी हम इनको असेट साइड में शो करते हैं ताकि हम इनको फ्यूचर में राइट ऑफ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन असेट्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ना ही हम इनको आगे सेल कर सकते हैं। बस हम इनको अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं असेट साइड में, ताकि हम इनको आगे आने वाले सालों में राइट ऑफ कर सकें। तो जैसे जैसे हम इनको राइट ऑफ कर देंगे, जिस साल हमने जितनी भी हमारी फिक्टिशियस असेट राइट ऑफ करी, वो अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे और उतने से फिक्टिशियस असेट को कम कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्सपेंसेस हमने स्टार्टिंग में, मतलब जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे हम जो भी एक्सपेंसेस नकद करते हैं वो सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। अब इनको हम जो है असेट साइड में रखते हैं, क्योंकि बाद में हम इनको जो है राइट ऑफ करने वाले हैं। तो एक्चुअल में कोई असेट नहीं है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बट फिर भी हम इनको असेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस वजह से इनको असेट्स का एक वर्ड दिया गया है, एक नाम दिया गया है, फिक्टिशियस असेट। उसके बाद आती है लिक्विड असेट्स। लिक्विड असेट्स वो असेट्स होती हैं जिनको हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में, 1 मंथ बोल सकते हैं, या फिर मतलब इससे भी जल्दी हम उसको जो है कैश में कन्वर्ट करा सकें, तो वो होती है हमारी लिक्विड असेट्स। ओके उसके बाद जो हमारी फिक्स्ड असेट्स या फिर नॉन करंट असेट्स हैं, वो भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं। जैसे एक होती है टेंजिबल असेट्स और दूसरी होती है इनटेंजिबल असेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनकी कोई एक अपनी अलग फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। अब ये जो भी चीज़ है हमारी, हम इनको लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस में यूज़ करने वाले हैं, तो ये हो गई फिक्स्ड एसेट्स। और हम इनको, मतलब इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो ये मानी जाएंगी टेंजिबल एसेट्स। ओके वही इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ना हम इनको देख सकते हैं, ना हम इनको छू सकते हैं। ओके एग्जाम्पल के लिए गुडविल। गुडविल मतलब होती है कंपनी की रेप्यूटेशन। अब मतलब हम इसको कंपनी का ब्रांड नेम भी बोल सकते हैं।
मतलब कंपनी की जो उस कंपनी का जो ब्रांड नेम है उसको ही सुन के मतलब हम उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है हमारे ऊपर, तो जो भी कस्टमर्स होते हैं वो उसी प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए एप्पल कंपनी है, तो वो आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर में मतलब बहुत ही अच्छी उसकी ब्रांड बनी हुई है, तो हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये जो गुडविल है इसका फ़र्क पड़ता है बिज़नेस की सेल्स पे। बिज़नेस जो कस्टमर्स होते हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इस ब्रांड की तरफ। ओके, तो इस वजह से ये हमारे लिए एसेट है, इसका इन सभी एसेट्स का, इंटेंजिबल एसेट्स का भी हमें बेनिफिट मिलता है, इकोनॉमिक बेनिफिट। ट्रेडमार्क होते हैं मतलब जो लोगो टाइप से या फिर डिज़ाइंस वगैरह जो होते हैं कंपनी के, मतलब जो कंपनी को उसकी एक अलग पहचान बनाते हैं उसकी दूसरी कंपनीज से, ठीक है। और जो दूसरी कंपनीज होती हैं वो उस कंपनी का कुछ भी ट्रेडमार्क या फिर लोगो जो भी है वो कॉपी नहीं कर सकती। ओके, तो वो जो ट्रेडमार्क है वो उस कंपनी की पहचान है। कॉपीराइट जैसे मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक मतलब कोई पब्लिकेशन है, उसने मतलब एक बुक लिखी है, तो उस बुक में जो भी उसने मैटर इंक्लूड किया है वो कोई दूसरा पर्सन उसको कॉपी नहीं कर सकता विदाउट उसकी परमिशन के। तो ये होता है कॉपीराइट। पेटेंट भी इसी तरीके से होता है, मतलब जैसे अगर आपने कोई एक न्यू चीज़ इन्वेंट करी है तो कोई दूसरा जो है आपके उस पेटेंट उस राइट को जो है नहीं ले सकता। तो ये होती हैं कुछ इंटेंजिबल एसेट जिनका बेनिफिट हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है। उसके बाद आती है लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ क्या होती है? वो अमाउंट जो हमने बाहर के लोगों से बोरो किया है, उधार लिया है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमें फ्यूचर में वापस रीपे करना है, वो होती है हमारी लाइबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन है मिस्टर ए और एक पर्सन है मिस्टर बी। ये बिज़नेस का ऑनर है ए और बी जो है इसका सप्लायर है, मतलब ये इससे रॉ मटेरियल खरीदता है, ठीक है। ए इससे जो है बी से रॉ मटेरियल ख़रीदता है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, बी से कुछ गुड्स जो है कुछ रॉ मटेरियल जो है उधार में ख़रीदा। ओके, तो ये अब यहाँ पे ए को क्या करना होगा, अभी तो उसने जो उससे उधार में ख़रीदा है, बाद में उसको रीपे भी तो करना होगा। तो यहाँ पर ए के लिए जो यहाँ पे लाइबिलिटी बन जाती है कि जो गुड्स उसने अभी उधार में ख़रीदी है उसकी उसको रीपेमेंट करनी है बाद में बी को। तो ये होती है लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटीज़ भी बहुत टाइप की होती हैं। एक होती है करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और एक होती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। तो मतलब कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है मतलब जो फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब डिपेंड करता है इवेंट पे, ठीक है। तो ये होती है तो करंट लाइबिलिटीज़ देखते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हमें विद इन अ ईयर, मतलब 12 महीने या फिर साल भर के अंदर अंदर हमें उनकी रीपेमेंट करनी होती है। एग्जाम्पल के लिए क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर कोई शॉर्ट टर्म लोन। तो ये सारी टर्म्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होती है। उसके बाद आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, मतलब उनकी पेमेंट हम जो है 1 साल बाद करेंगे या फिर मतलब बाद में करेंगे अभी हमने इस साल के अंदर अंदर उसकी पेमेंट नहीं करनी है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या फिर लॉन्ग टर्म लोन है। अब हम देखते हैं जो अभी हमने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ पढ़ी उनको कुछ एग्जाम्पल्स हम उनके यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब उसको समझने के लिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। 2 पर्सन है, एक है मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो इनके बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई है। क्या हुआ है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ गुड्स ऑन क्रेडिट सेल करी हैं, तो और बी ने इससे परचेज़ करी हैं। तो ए ने बेची है और बी ने उससे ख़रीदी है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, अब मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी होगा उसका डेटर। तो यहाँ पे हमने एक टर्म देखी न्यू, डेटर। तो डेटर वो पर्सन्स होते हैं जिनको हम उधार में सामान बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं हम उनको क्रेडिट में। तो ये हमारे लिए हमारी करंट असेट्स है, क्योंकि बाद में हमें इससे जो है अमाउंट वापस मिलने वाला है जो अभी हमने उसको क्रेडिट में बेचा है। वहीं मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए क्रेडिटर है, क्योंकि इसने इससे गुड्स उधार में ख़रीदी है, तो इसको बाद में उसको जो है रीपे करना है। तो ये अगर हम किसी से गुड्स उधार में ख़रीदते हैं तो वो हमारे लिए हो जाते हैं हमारे क्रेडिटर। तो यहाँ पे जैसे बी के लिए एक क्रेडिटर है,
और क्रेडिटर अब उसको पेमेंट करनी है, तो ये उसके लिए उसकी करंट लाइबिलिटी है। अब एक और एग्जाम्पल, एक और टर्म देखते हैं, तो उसके लिए भी मतलब यही सेम केस है। ए ने बी को गुड्स बेची हैं क्रेडिट पे, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया है, एक ए ने बी के ऊपर एक बिल बना दिया है। तो जो पर्सन बिल बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉर, और जो उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, अब बी ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया तो वो होगा ड्रॉई। ओके, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, जो ए ने बी के ऊपर बिल बनाया है ये उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है। ओके, क्योंकि वो जो बिल का अमाउंट जो उस बिल में लिखा होगा कि इतने दिन बाद इसको जो है इतने अमाउंट की पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट उसको बाद में मिलेगी, तो ये उसके लिए बिल्स रिसीवेबल मिस्टर ए के लिए करंट असेट्स है। ओके, अब ऐसे ही सेम बी ने इस बिल को एक्सेप्ट करा, तो मतलब वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ जितनी तारीख उस बिल में लिखी है कि हाँ जी तारीख आने के बाद वो उसको ये अमाउंट पे करना है, वो कर देगा, तो ये उसके लिए बिल्स पेबल है, मतलब उसकी लाइबिलिटी है क्योंकि वो उसको पे करनी है, तो ये करंट लाइबिलिटीज़ में आएगा। ओके, इसके अलावा कुछ और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कैश, हम उसको करंट एसेट्स में लिखते हैं। बैंक बैलेंस हो गया। इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अगर हमारा जैसे एग्जांपल के लिए ये फैसिलिटी जो होती है बैंक ओवरड्राफ्ट की, ये नॉर्मली बिजनेसमैन को मिलती है। इस फैसिलिटी में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए एक बिजनेसमैन ने किसी को उसको पेमेंट करनी थी 50,000 की, तो उसने 50,000 का चेक उस पर्सन को दे दिया, बट एक्चुअल में उसके बैंक में बैलेंस था सिर्फ 40,000 का। तो अब यहाँ पे क्या होता, अगर ये फैसिलिटी नहीं होती तो वो चेक बाउंस हो जाता, वो चेक डिसऑनर हो जाता, अब वो उसकी पेमेंट जो है नहीं कर पाता। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, उनको मतलब ये उनका एग्रीमेंट मतलब पहले से होता है बैंक के साथ, तो बैंक उनको ये फैसिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट की। तो अब इस फैसिलिटी में क्या हो रहा था, उसने उस 50,000 का चेक दिया, तो और उसके बैंक में सिर्फ 40,000 का बैलेंस था, तो वो 50,000 तक की पेमेंट कर सकता है, जबकि उसके बैंक में 50,000 नहीं है, सिर्फ 40,000 है, तो वो फिर भी 50,000 तक की पेमेंट कर सकता है। ये फैसिलिटी बैंक ने दी है, इसको हम शॉर्ट टर्म लोन भी बोल सकते हैं। ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है जब हमारा बैंक बैलेंस ज़ीरो से कम हो जाता है, लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव में चला जाता है, तो उस फैसिलिटी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये भी, इस पर भी जो है बैंक अपनी फ़ीस चार्ज कर लेगा, एज अ इंटरेस्ट उसमें अमाउंट वो ले लेगा, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जो होती हैं हमारी। तो ये करंट लाइबिलिटीज़ में आती है, क्योंकि बाद में जो है इसको रीपे तो करना ही है विद इंटरेस्ट। उसके बाद ऐसे ही शॉर्ट टर्म लोन अगर हमने किसी बैंक से लिया है या फिर किसी पर्सन से लिया है या फिर कहीं से भी लिया है, तो वो भी हमारी करंट लाइबिलिटीज़ है, मतलब जो हमें साल भर के अंदर अंदर पे करना है। उसके बाद आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये हैं एक्सपेंसेस, बट फिर भी हम इनको एसेट्स में क्यों लिख रहे हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे फ्यूचर एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने एज ए एडवांस हमने अभी पे कर दिए हैं, मतलब उसका बेनिफिट अभी हमने कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन फिर भी हमने जो भी उसकी मतलब कॉस्ट या फिर जो भी एक्सपेंस था वो हमने अभी ही पे कर दिया है और कुछ उसके बदले में बेनिफिट नहीं लिया, तो वो होते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंस। तो अगर हमने अभी बेनिफिट नहीं लिया, एडवांस में पे कर रहे हैं, तो फ्यूचर में तो हम उनका बेनिफिट लेंगे, तो फ्यूचर में हमें उनका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है इन एक्सपेंसेस का, तो इस वजह से ये हमारी करंट एसेट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए रेंट। अब एग्जाम्पल के लिए अप्रैल मंथ में हमने रेंट पे किया, बट ये जो रेंट था ना जो हमने अप्रैल में पे किया, ये मई मंथ का था। अब एक्चुअल में मई मंथ में तो अभी जब मई मंथ आ जाएगा तब हम उस रूम में जो है उसकी सर्विसेज लेंगे, उसमें मतलब रहेंगे, तो वो फैसिलिटी हम मई मंथ में यूज़ करेंगे, जबकि रेंट हमने 1 महीना पहले ही दे दिया है। तो ये हमारे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमारी करंट असेट्स में आते हैं। इसके अलावा एक आते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किए। ड्यू मतलब कि कंपनी ने उनका पूरा सारा बेनिफिट ले लिया है बट अभी तक पेमेंट नहीं करी है उन एक्सपेंसेस की, तो वो होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल सैलरी।
अब अप्रैल मंथ में कंपनी को जो सैलरी पे करनी थी वो उसकी ड्यू होनी थी मई में, ओके और उसने मई में वो सैलरी पे नहीं करी। तो अगर हम ये सैलरी पे नहीं करेंगे मई में तो ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाएगी। ओके अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी बन गई तो मतलब अभी तो हमने पे नहीं करी तो बाद में तो हमें पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट मंथ पे करेंगे अभी नहीं करी तो, या फिर उसके बाद भी नहीं पे कर पाए तो उससे अगले मंथ पे करेंगे। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो मतलब कोई भी ऐसे एक्सपेंस जो हमने उसका बेनिफिट ले लिया है, वो एक्सपेंस ड्यू हो चुका है बट हमने अभी तक पे नहीं करे, वो होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और वो होती है हमारी करंट लाइबिलिटीज़। और प्रीपेड एक्सपेंस वो होते हैं जो हमने एडवांस में पे कर दिए हैं, उसकी उस एक्सपेंस पहले पे कर दिया जबकि बेनिफिट अभी हमने उसका नहीं लिया है, वो बाद में हम उसका बेनिफिट लेने वाले हैं, तो वो होती है हमारी एसेट। ओके तो आज हम इतनी ही टर्म्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो टर्म्स रह गई हैं अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं करंट एसेट्स में, करंट लाइबिलिटीज़ में, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में अब वही आ जाएगी जो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, मतलब जो हमें बहुत ही मतलब साल भर बाद हमें पे करनी है। ओके और इसके अलावा करंट एसेट्स में छोटे मोटे आइटम्स बहुत सारे हैं, तो उनको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू।